स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि विद्यालय प्रबंधन क्या है। इसके अंतर्गत प्रबंधन का अर्थ, प्रबंधन का पोस्ट कोर का सिद्धांत, विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया, उसके उद्देश्य एवं कार्य, इन सभी को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि प्रबंधन किसी संस्था या संगठन में कार्यरत अभिकर्मियों के प्रयासों का इस प्रकार समन्वित उपयोग करना है जिससे संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित समय में कुशलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। जैसा आप इसमें देख पा रहे हो कि इसके लिए हमें यूनिवर्सल, डायनेमिक फंक्शन, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशियल, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी और इंटेंगिबल फोर्स की जरूरत होती है। या हम कह सकते हैं कि हम कोई कार्य अकेले नहीं कर सकते। प्रत्येक कार्य का उद्देश्य की पूर्ति में लोगों के साथ साथ अनेक साधन भी सहायक होते हैं। आवश्यकता इस बात की होती है कि हम उपलब्ध सहयोगियों एवं संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि हमारा लक्ष्य सरलता से प्राप्त हो सके। प्रबंधन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य के उद्देश्य, लक्ष्य, समूह, प्रभाव क्षेत्र, फैलाव, अवधि, लागत, स्वरूप, स्थान, क्रियाविधि आदि का काल्पनिक ढांचा तैयार किया जाता है। तत्पश्चात विभिन्न माध्यमों द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है। यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण होती है। प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था लूथर गुलिक ने। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यह सिद्धांत का नाम था पोस्ट कोर का सिद्धांत। लूथर गुलिक ने अपना यह सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने ये बताया कि अच्छे प्रबंधन के लिए इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 7 चीजें बताई। पी मींस प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजेशन, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सीओ को एक शब्द माना है कोऑर्डिनेटिंग कह सकते हैं, आर का रिपोर्टिंग एंड बी का बजटिंग। इन्होंने अपने 7 इन शब्दों में बताया कि एक अच्छे प्रबंधन के लिए ये कितने जरूरी हैं। इन्होंने बताया कि सबसे पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजेशन, हमें एक संगठन तैयार करना होता है। उसके अनुसार हमें थर्ड स्टेज पर हमें स्टाफ की नियुक्ति करनी होती है, स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफ कैसे सही से कार्य करे, इसके लिए उन्हें कुछ डायरेक्शन या निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश के बाद उन सभी में आपस में कोऑर्डिनेटिंग मतलब एक तालमेल होना चाहिए, एक समन्वय होना चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने काम किया है उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए। और लास्ट है बजट। इन सभी के लिए बजट की बहुत जरूरत होती है। अगर ये 7 चीजें हमारे पास हैं तो एक सफल प्रबंधन कहलाता है, एक सफल प्रबंधन होता है। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में यही बताना चाहा कि पोस्ट कोर के सिद्धांत के द्वारा हम एक सफल प्रबंधन को क्रियान्वित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन क्या है। अभी हम बात कर रहे थे प्रबंधन के बारे में, अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन, मतलब विद्यालय में होने वाला जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। इसको अगर हम माने तो ये कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया, इसको प्रक्रिया कहा गया क्योंकि प्रोसेस वो होता है जो कई सारे स्टेप से मिलकर बना होता है। तो विद्यालय प्रबंधन एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों द्वारा, मतलब हमारे पास संसाधन सीमित हैं और कम समय में कम व्यय के साथ कम खर्चा भी हो, हमारा निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम संप्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। मतलब हम कम से कम लागत, कम से कम समय और कम से कम संसाधनों के द्वारा जो हमारे निर्धारित उद्देश्य हैं उनको हम अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें, उसकी सुनिश्चितता निश्चित कर सकें, ये इसमें कहा गया है। या हम कह सकते हैं कि आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि अनेक लोगों के सहयोग से, इसमें आप देख पा रहे हो प्रबंधक है, प्रधानाचार्य है, शिक्षक है, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन और शिक्षण प्रक्रिया, ये सभी विद्यालय के अंतर्गत होती हैं। तो हम कह सकते हैं अनेक लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की सहायता से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। तो विद्यालय में आप देखोगे कि जो प्रबंधक होता है उसका बहुत ही अपना एक अहम रोल होता है और वह इन सभी के द्वारा, सभी के सहयोग के द्वारा जो और नियमों की पालना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, कि इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। उद्देश्य जिसमें आप देख पा रहे हो कि शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति होनी चाहिए।
कि जो भी शिक्षाविद हैं, हमारे जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हम कोशिश करें कि विद्यालय प्रबंधन ऐसा हो कि जो लक्ष्यों को हम निष्ठापूर्वक उनकी पूर्ति कर सकें। मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, आपस में हमें एक मिलजुल करके रहना है, इस तरह का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों को संचालन तथा उनका संयोजन अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद सहयोग की भावना लाना, जो भी हमारे कर्मचारी हैं विद्यालय के अंतर्गत, आपस में एक दूसरे की सहयोग की भावना होनी चाहिए। जटिल कार्यों की सुलभता, जो भी कठिन काम है उनको हम सरल और सुगम बना सकें, सुलभ बना सकें, ऐसा हमारा प्रबंधन होना चाहिए विद्यालय का। विद्यालय को सामूहिक केंद्र के रूप में बनाना, सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना। विद्यालय ऐसा होना चाहिए जो कि समुदाय में होने वाली जो भी गतिविधियां उनके बारे में जान सके और एक उनसे सहयोग प्राप्त कर सके। इस तरह से मतलब विद्यालय में केवल शिक्षा से संबंधित ही नहीं होना चाहिए, हमारे जो आसपास का जो समुदाय है उसके बारे में भी हमें केंद्रित करना चाहिए। शिक्षक संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसा प्रबंधन हो कि जिसमें हम शिक्षक से संबंधित कुछ प्रयोग कर सकें, उसमें कुछ हम रिसर्च जो भी आवश्यक हो उनको भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये थे हमारे कुछ उद्देश्य। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया में आप देख पा रहे हो इस सर्कल में कि इसके जो चरण होते हैं वो होता है नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, नियंत्रण और निर्णय। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नियोजन की। बिना योजना के निर्माण के कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। आप जानते हो कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को अगर हमें संपन्न कराना है तो उसकी हमें योजना जरूर बनानी होगी। एक अध्यापक होने के नाते हम यह समझने की आवश्यकता है कि नियोजन हेतु एक सुस्पष्ट कार्यशैली अनिवार्य है। नियोजन का कार्य हम सप्ताह अथवा दिन के प्रारंभ में कर सकते हैं, जिसमें ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाई जा सकती है जो उस दिन या सप्ताह में किए जा सकते हैं। इसमें जैसे कोई विषय वस्तु को कैसे पढ़ाना है, या पाठ्य योजना बनाना, या पूरे सत्र की जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाकलाप है उनकी योजना बनाना। तो इसका एक इंपॉर्टेंट एक जो चरण है वो होता है नियोजन। दूसरी हम बात करते हैं संगठन की। संगठन विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां शिक्षण कार्य प्रभावकारी एवं निपुणता के साथ संपन्न होता है। इसमें सभी लोग एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। संगठन से आशय एक ऐसे समूह से है जो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। विद्यालय में किसी भी क्रियाकलाप को व्यवस्थित करने में अध्यापक की जिम्मेदारियों का निर्धारण करते समय हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करना, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रियाओं की पहचान करना, क्रियाओं को व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित करना, उत्तरदायित्व के प्रत्येक स्तर पर क्रियाओं का व्यवस्थापन एवं समन्वय करना। यह हम संगठन के अंतर्गत आता है। अगला है निर्देशन। प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन भी है। नियोजन, संगठन आदि क्रिया उचित निर्देशन के अभाव में सफल नहीं हो सकती। एक संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि निर्देशन ऐसी भाषा में किया जाए जो बिल्कुल स्पष्ट और बोधगम्य होना चाहिए। निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त निर्देश दिए जाने चाहिए, तो इसलिए निर्देशन होना बहुत जरूरी है। अगली बात करते हैं हम अभिप्रेरणा की। यदि हम चाहते हैं कि लोग निर्धारित दिशा में कार्य करें तो इसके लिए अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि आप कक्षा में बच्चों से कोई कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण कराना चाहते हैं तो आपको उन्हें पर्याप्त रूप से अभिप्रेरित करना होगा। अध्यापक को कक्षा के सभी छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। अगली बात करते हैं हम नियंत्रण की, कंट्रोलिंग की। नियंत्रण का अर्थ नियोजन और कार्य निष्पादन के बीच पाए जाने वाले अंतर से है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक अध्यापक होने के नाते आपके नियंत्रण में होने वाली संपूर्ण कार्य के लिए आपको पूर्ण दायित्व सौंपा जाना चाहिए। इस दायित्व के निर्वहन के लिए आपको कक्षा कक्ष और आसपास घटित होने वाली सभी घटनाओं के लिए प्रयास और निरीक्षण करना होगा। प्रभावकारी नियंत्रण के लिए अध्यापक को कुछ बातों की ध्यान देने की बहुत जरूरत है, जैसे कि वे क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, कितना उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं, नियोजन और वास्तविक प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा, अवरोध के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा, कार्य निष्पादन के सुधार के लिए कदम उठाना होगा, तभी हम अच्छे से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अगला चरण है हमारा निर्णय, या हम कह सकते हैं डिसीजन। निर्णय प्रक्रिया प्रबंधन का आवश्यक अंग है। यह कई विकल्पों में से एक का चुनाव करना है। यह समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। अगर आपके सामने कोई समस्या होती है तो आपको कोई न कोई निर्णय अवश्य लेना पड़ता है। निर्णय लेने में कई उपलब्ध संभावनाओं में से एक का
वर्ण किया जाता है। वास्तव में हो रही क्रिया की तुलना में क्या किया जाना है, इसका निश्चय करना है। यह चयन की वह प्रक्रिया जो कार्य की ओर अग्रसर करती है। एक अध्यापक अपने क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से निर्णय लेता है, तो निर्णय भी होना बहुत जरूरी है। ये सभी चरण मिलकर के हम कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया को एक अपना अहम योगदान देते हैं। जानने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विद्यालय प्रबंधन के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन के कार्यों की सूची जैसा आप देख पा रहे हो कि जो हमारे विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य हैं उनका निर्माण करना, अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वय, आपस में एक तालमेल होना चाहिए अध्यापक के कार्यों में, विद्यार्थियों का वर्गीकरण होना चाहिए और समूहीकरण होना चाहिए। मतलब उसमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे किस स्तर के हैं, एक वर्गीकरण हो स्पष्ट रूप से, और आपस में एक तालमेल होना चाहिए और आपस में एक समूहीकरण भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों का क्रमिक संगठन होना चाहिए। पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन होना चाहिए। पाठ्यक्रम का नियोजन मतलब उसकी प्लानिंग की जानी चाहिए और डिवाइडेशन होना चाहिए कि कौन टीचर किस कब कब किस तरीके से इसको पढ़ाएगा। भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, स्वच्छता आदि का प्रबंधन होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि जो भी आधारभूत सुविधा है उनका प्रबंधन होना चाहिए। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, ये भी विद्यालय प्रबंधन का एक कार्य है। अनुशासन बहुत जरूरी है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का गठन होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी स्वच्छता और उनकी हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यालय के कार्यालय की देखभाल, कि कार्यालय पूरी तरह व्यवस्थित है, कभी कोई आता है तो हमारी सारी चीजें व्यवस्थित हैं, ये भी प्रबंधन का एक कार्य है। विद्यालय का बजट बनाना कि कहाँ कितना आय क्या व्यय हो रहा है, इसका भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। गृह, विद्यालय एवं समाज के कार्यों का समन्वय, आपस में एक तालमेल होना चाहिए कि अभिभावक या विद्यालय या समाज के जो लोग हैं उनके बीच में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए, सभी को सब कुछ पता रहना चाहिए। विद्यार्थियों को समाज सेवा के कार्यों में भी लगाना चाहिए। बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना विकसित होनी चाहिए। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन होना भी चाहिए कि वो कितनी अचीवमेंट कर रहे हैं, उनका चरण वाइज जो एक सीसीए कह सकते हैं या फिर इस तरह से एक मूल्यांकन उनका होना विधिवत होना चाहिए। अध्यापकों की योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन होना चाहिए। जो अध्यापक जिस फील्ड में है, जिस फील्ड में पारंगत है, उनको उसी हिसाब से कार्यों का विभाजन होना चाहिए। विद्यालय की नीतियों का लोकतांत्रिक ढंग से निर्माण करना चाहिए। जो भी पॉलिसियां हैं विद्यालय की, जो भी नीतियां हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, बस लोकतांत्रिक ढंग से निर्माण उनका होता रहना चाहिए। विद्यालय नीतियों, अध्यापकों के कर्तव्य पालन में सामंजस्यता होनी चाहिए। विद्यालय की नीतियों को आधुनिक शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना चाहिए। जो भी नीतियां वो ऐसी ना हो कि परंपरागत हो, जो भी हमारी आधुनिक डिमांड है शिक्षा की उसके हिसाब से होनी चाहिए। विभागीय अधिकारियों से सहयोग का आदान प्रदान होना चाहिए। अगर ये हमारे कुछ निकल के आते हैं प्रबंधन के कार्य। बच्चों, आज आप जान पाए होंगे कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत की प्रबंधन क्या है, पोस्ट कोर का सिद्धांत, हमारे विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, प्रक्रिया, उद्देश्य और उसके कार्य। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।